नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो इतिहास का विषय है और इतिहास का जो अध्याय है अध्याय नंबर 4 से शुरू है। इस अध्याय 4 को आज से हम लोग शुरू करेंगे और इसी अध्याय नंबर 4 से हम लोग इतिहास के विषय क्लास 7 का शुरुआत करेंगे। छठी क्लास में हम लोगों ने इतिहास में देखा था पाषाण काल को। एक तरह से पाषाण काल सबसे इतिहास का सबसे प्राचीन काल जो है उसको। फिर हम लोगों ने भारत का पहला नगर जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं उसको देखा था। उसके बाद वैदिक काल को देखा था और कुछ ग्रंथों के बारे में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब क्लास 7 से हम लोग उससे आगे यानी कि पाषाण काल, सिंधु सभ्यता जो हम लोगों ने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक ग्रंथ जो पढ़े उससे आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग आज का जो अध्याय है उसका नाम है नवारंभ। नवारंभ मतलब नव आरंभ, नगर एवं राज्य। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग कौटिल्य के इस कथन को देखते हैं। राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत नगरों की दुर्गबंदी आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जन सामान्य का पोषण कर सके अपितु आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके। राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र, खनिज युक्त प्रदेश, काष्ठवन, गजवन, गोधन संपन्न चारागाह विद्यमान हो। जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए अपितु राज्य में नदियाँ, जलाशय तथा अन्य स्रोत भी हों। सड़कें तथा जलमार्ग सुगम व सुव्यवस्थित होने चाहिए। राज्य में उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो। ये कथन है कौटिल्य यानी कि जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। इन्हीं ने एक महाग्रंथ जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र को लिखा था जो शासन को चलाने के लिए था। और वही अर्थशास्त्र में ये चीज़ें लिखी हुई थी जिसे हमने अभी पढ़ा। अब चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं प्रत्येक क्लास में कुछ प्रश्न के माध्यम से कि हम लोग इस चैप्टर में आखिर पढ़ेंगे क्या। तो प्रश्न को देखते हैं, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन्हीं सारी प्रश्नों को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे या रोज देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, पहला, भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है। यानी भारत में जो द्वितीय नगरीकरण, दूसरा नगरीकरण था उससे क्या अभिप्राय है। पहला नगरीकरण हम लोगों ने देखा था सिंधु सभ्यता, जो भारत का सबसे पहला नगर, सबसे पहला शहर था। आज हम लोग दूसरी नगरीकरण यानी कि भारत का दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता और सभ्यता या कहिए कि नगरीकरण के बारे में जानेंगे। यही चीज़ यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से बता रहा है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है। यानी पहला हम लोग सिंधु घाटी देखे थे, दूसरा नगरीकरण से क्या अभिप्राय है, इस चीज़ को हम लोग इस क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जनपदों और महाजनपदों का भारत के प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व है। जनपद और महाजनपद क्या है इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें बता रहा है कि जनपदों और महाजनपद जो थे उसका भारत के प्रारंभ का इतिहास था, उसमें क्या महत्व था। तीसरा प्रश्न है, इन जनपदों और महाजनपदों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का विकास किया। और ये जनपद और महाजनपद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कह रहा है कि ये जो जनपद थे और महाजनपद थे इसने किस प्रकार एक शासन प्रणाली का विकास किया और किस शासन प्रणाली के तहत ये लोग अपना जनपद या महाजनपद जो भी व्यवस्था थी उसको चलाते थे। इसी चीज़ को, इन्हीं तीनों प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए
याद करें कि द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभिक काल में अर्थात 2000 सामान्य संवत के कुछ शताब्दियों पश्चात भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाने वाली सिंधु अथवा हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विघटन हो गया था। कह रहा है कि पिछले हम लोग क्लास 7 में जो सिंधु सभ्यता पढ़ क्लास 6 में जो इतिहास के सिंधु सभ्यता को पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले इतिहास के क्लास में, तो उसमें बताया गया था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो 2000 सामान्य संवत पूर्व यानी कि 2000 ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व के समय में भारत का जो प्रथम नगरी यानी कि सिंधु सभ्यता था, वो सभ्यता जिसे हम लोग सिंधु या हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, विघटन हो गया था उसका। उसने अनेक नगर परित्यक्त हो गए। कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे परंतु उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि हड़प्पा कालीन नगरों के समस्त घटक लुप्त हो गए थे। और हम लोगों ने देखा था कि जब हड़प्पा सभ्यता का नगर लुप्त हो गया तो उन लोगों ने बाद में ग्राम्य जीवन शैली यानी कि जो गांव का जीवन शैली है उसको अपना लिया था। और ऐसा किस लिए हुआ था? ऐसा इसलिए क्योंकि हड़प्पा काल के जो नगर थे उसके जो सभी घटक थे यानी जितने नगर थे वो लगभग लुप्त हो गए थे। और क्या क्या लुप्त हुए थे? जैसे कि भव्य निजी एवं सार्वजनिक भवन। जो सार्वजनिक भवन था हड़प्पा सभ्यता का वो लुप्त हो गया था। भीड़ भाड़ वाले मार्ग एवं व्यस्त बाजार जो थे वो अब नहीं रहे थे 2000 सामान्य संवत पूर्व के लगभग में। विभिन्न शिल्पकारों के समूह, जो शिल्पकार के समूह थे जैसे कि धातुकार जो थे, कुम्हार थे, स्थापत्यकार थे, बुनकर थे, हस्तशिल्पी जो थे, जो हाथों से लोग अनेक चीज़ें बनाते थे, ये सारी जो चीज़ें थी और लेखन प्रणाली जो थी, उन्नत स्वच्छता व्यवस्था जो था, जैसे कि हम लोग ने नाली वगैरह को देखा था, वो एक व्यवस्थित शासन तंत्र जो बना हुआ था तथा इनके पीछे विद्यमान एक वृहद शासकीय संरचना, और इन सारी चीज़ों में जो मौजूद था एक बहुत बड़ा शासकीय संरचना जो बन चुका था जिसमें शासक वर्ग नेतृत्व करता था, जिसमें शासक जो था वो नेतृत्व करता था। ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। कब? 2000 सामान्य संवत पूर्व के लगभग में। इस प्रकार प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व तक भारत से नगरीय जीवन लुप्तप्राय हो गया। और इस प्रकार लुप्त होते होते प्रथम सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल पूर्व, ईसा मसीह के 1000 साल पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पूर्व यानी कि प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व तक भारत के जितने भी नगर थे जो हड़प्पा सभ्यता में, वो उसका जीवन लुप्त प्राय हो गया था, यानी कि लुप्त हो गया था, एक तरह से पतन हो गया था। यद्यपि भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान रहे होंगे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कहीं और कहीं न कहीं कुछ नगरीय सभ्यता भारत में विद्यमान जरूर रहे होंगे, जिसका हम इसमें जिक्र नहीं कर रहा है। इस चित्र में दिया हुआ है गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग ने महाजनपदों के फलने फूलने तथा समृद्ध होने में अहम भूमिका निभाई। ये जो भाग है गंगा का मैदानी भाग, इसमें ही जनपद और महाजनपद जो था, यही गंगा का मैदानी भाग इस जनपद को फलने फूलने में बहुत अहम भूमिका निभाई और मदद की। यानी कि यहाँ की मैदान उपजाऊ थी, इसीलिए यहाँ पे जो है सो महाजनपद पनपे। निसंदेह भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियां विद्यमान थीं जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्राचीन इतिहास में बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी, यानी कि बड़ी संस्कृतियाँ नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र में जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ होती है, क्षेत्रीय कहिए कि सभ्यता होती है, वो यहाँ पे विद्यमान थी। भारत तो बहुत बड़ा भूभाग है, वहाँ बहुत ऐसी संस्कृतियाँ होंगी जो अलग अलग क्षेत्र में होंगी, जो विद्यमान होगी, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ नहीं अध्ययन कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ ही विशेष जो सभ्यता थी उसी का अध्ययन करेंगे।
इसके उपरांत प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में विशेषतः गंगा के मैदानी भाग, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण आरंभ हुआ, जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। इस नवीन नगरी के साक्ष्य हमें दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जब का पतन हो गया, यानी कि उनका जो नगरीकरण का पतन हो गया, जब वहाँ के लोग गांवों में रहने लगे और ग्रामीण सभ्यता में जीने लगे, उसका जीवन शैली ग्रामीण हो गई, उसके बाद प्रथम सहस्त्राब्दी में विशेषकर गंगा का जो मैदान हम लोगों ने चित्र में देखा और कुछ सिंधु घाटी का जो भी क्षेत्र था उसमें भी, और या तो उसके निकटवर्ती क्षेत्र में एक नवीन मतलब कि नया और जीवंत नगरीकरण का चरण आरंभ हुआ, यानी कि फिर से दूसरी नगरीकरण का चरण जो है सो आरंभ हुआ। और इस चीज़ का जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसका दो प्रमुख स्रोत है, यानी कि जो दूसरा नगरीकरण प्रारंभ हुआ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, उसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है वो दिया गया है। पहला, पुरातात्विक उत्खनन के बाद जिनसे क्या मिला, इन प्राचीन नगरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन के बाद यहाँ पे इन नगरों का कुछ साक्ष्य मिला होगा, उससे यह पुष्टि होती है कि ये नगर अस्तित्व में थे। दूसरा, प्राचीन साहित्य, जैसे उत्तर वैदिक, बौद्ध तथा जैन साहित्य जिनमें इन नवीन नगरों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। पिछले इतिहास के 6ठी क्लास में हम लोगों ने जब सभ्यता पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, और यही प्राचीन साहित्य हैं, यही सारे ग्रंथ, जैसे उत्तर वैदिक और बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में हम लोगों ने जाना था। उन्हीं सारी साहित्यिक स्रोत जो था उसमें इन नवीन नगरों, जो कि 1000 साल ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद शुरू हुई, इस चीज़ का उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। नगरीकरण के इस नए चरण को प्रायः भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत चलता आ रहा है। आइए देखें नगरीकरण का यह चरण कैसे विकसित हुआ। और नगरीकरण का जो ये चरण विकसित हुआ, ये भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को, उसके पतन के बाद जो ये नगरीकरण प्रारंभ हुआ, इसे हम लोग द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और ये नगरीकरण जो है अनवरत आज तक चलता आ रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये जो नगरीकरण प्रारंभ हुआ था इस काल में, वो वही नगरीकरण आज तक चला आ रहा है। और ये चीज़ विकसित कैसे हुआ हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जनपद एवं महाजनपद। जनपद और महाजनपद क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगी। लोग स्वयं को कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे, जो संभवतः समान भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे। द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के बाद उत्तर भारत जो था, वहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय संस्कृतियाँ संगठित हुई। बहुत सारे जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी वो पुनर्संगठित होने लगी, और वहाँ के जो लोग थे वो स्वयं को कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे। कुल यानी कि परिवार, वंश भी एक तरह से परिवार, मतलब परिवार जिसे हम लोग कुल या वंश कहते हैं, उस रूप में वहाँ के लोग संगठित होने लगे। और वो लोग समान भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे। और ऐसे लोग संगठित जो एक समान संस्कृति और परंपरा या भाषा का साझा करते थे, यानी कि एक ही भाषा के लोग थे। प्रत्येक जो कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ा था, और जो प्रत्येक कुल या वंश जो था वो एक विशेष या तो नियत भूभाग था, एक उससे जुड़ा हुआ था। और वही भूभाग को हम लोग जनपद कहते हैं। मतलब एक कुल या वंश जिस क्षेत्र में रहता हो, उस क्षेत्र के जितने भी लोग जो एक कुल में हो, उसे हम लोग जनपद कहते थे।
एक राजा या शासक द्वारा शासित होता था, और वो जनपद जो था एक राजा या एक कहिए कि शासक जो होता था उसका शासन वहाँ पर चलता था। संस्कृत में जनपद का अर्थ है जहाँ जन ने अपना पद पग या चरण रखे हों, अर्थात जहाँ लोग निवास करने लगे। जनपद का जब अर्थ संस्कृत में देखा जाए तो उसका अर्थ होता है जन मतलब लोग, पग पद मतलब पग या चरण, अर्थात जहाँ पे लोगों का पग या चरण सबसे पहले पड़ा हो या लोग वहाँ निवास कर रहे हों, उस क्षेत्र को हम लोग जनपद कहते थे। जैसे जैसे व्यापारिक मार्गों तथा वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ और वे विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने लगे, वैसे वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे। 8वीं या 7वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। और जैसे जैसे व्यापारिक मार्ग तथा वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ, यानी कि आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ने लगी और व्यापारिक जो मार्ग थे, व्यापार की व्यवस्था बढ़ने लगी और लोग एक जनपद से दूसरे जनपद तक जुड़ने लगे और ये आपस में जुड़ते हुए विकसित होने लगे। और लगभग 8वीं या 7वीं शताब्दी का जब समय था, जब काल था, तब कुछ प्रारंभिक जो जनपद थे, यानी कि कुल और जिसे हम लोग वंश कहते थे, वो आपस में जुड़कर मिलकर एक विशाल राजकीय इकाई में परिवर्तित हो गए। मतलब बहुत सारे जनपद मिलकर एक विशाल क्षेत्र, जिसे हम लोग राजकीय इकाई भी कह सकते हैं, उसमें परिवर्तित हो गए। और यही राजकीय इकाई को हम लोग महाजनपद कहते हैं, यानी कि बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण किया। प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग अलग सूचियां मिलती हैं, परंतु एक प्रमुख प्रचलित सूची के अनुसार 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक मध्य भारत के अस्मक गोदावरी नदी के एक छोटे से स्वतंत्र जनपद भी रहे होंगे। और ये जो जनपद थे, ये बहुत सारे ग्रंथ में अलग अलग सूची मिलता है, लेकिन एक सर्वमान्य सूची है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और ये जो महाजनपद थे उत्तर पश्चिम में, अगर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो वहाँ पे गांधार है, और वहाँ से लेकर पूर्व में देखा जाए तो अंग, और मध्य भारत में देखा जाए तो अस्मक जो गोदावरी नदी के निकट है। ये इतने बड़े क्षेत्र में ये महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद, ये विस्तृत थे, जो हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं। आइए मानचित्र को देखते हैं। ये रहा मानचित्र। यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम में ये पूरा महाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तर पश्चिम में गांधार है, कंबोज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरु, मत्स्य, अवंती, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, चेदी, काशी, कौशाम्बी, मगध, अंग, वृज्जी, ये सारे जो महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद हैं, यही उन प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है, जो बहुत सारे जनपद मिल के ये सारे महाजनपद का निर्माण जो हुआ है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे, जिसे हम लोग अस्मक कहते हैं, ये मध्य भारत तक है, यानी कि उत्तर से लेकर पूर्व तक और पूर्व से लेकर पश्चिम और मध्य तक ये पूरा महाजनपद फैला हुआ था एक बहुत बड़े क्षेत्र में। कुल मिलाकर कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब नगर विलुप्त हो गए और जब गांव का जीवन शैली लोगों ने अपनाया, उसके बाद लगभग मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व वहाँ के कुछ वंश जनपद के रूप में निर्माण हुआ वंशों का, और वही जनपद 8वीं और 7वीं शताब्दी, यानी कि 800 ईसा पूर्व और 700 ईसा पूर्व महाजनपद के रूप में, वही सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद के रूप में निर्माण किया गया। और ये जो महाजनपद, लगभग 16 महाजनपदों का यहाँ पे उल्लेख है, जो भारत के लगभग पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। मानचित्र 4.3 में महाजनपदों की राजधानियों को दर्शाया गया है।
इनमें से अधिकांश नगर विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीरों किलों से युक्त थे, जिनके बाहर सुरक्षा हेतु एक गहरी परिखा खाई बनाई जाती थी। प्रायः दुर्ग की प्राचीरों के प्रवेश द्वार जानबूझकर संकरे बनाए जाते थे, जिससे नगर में प्रवेश और निकास करने वाले जनों एवं वस्तुओं का प्रहरियों द्वारा नियंत्रण किया जा सके। विचारणीय तथ्य यह है कि प्राचीन राजधानियां आज भी नगरों के रूप में विद्यमान हैं। आधुनिक नगर वस्तुतः 2500 वर्ष प्राचीन है। कहना है कि मानचित्र जो हम लोगों ने 4.3 देखा उसमें 16 महाजनपद थे, और इसमें अधिकांश जो नगर था, यानी कि अधिकांश जो महाजनपद थे, नगर थे, उसमें नगर विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीरों से किलों से युक्त थे। यानी कि उस नगर में प्राचीर, यानी कि जिसे हम लोग किला कहते हैं, चारों तरफ एक सुदृढ़ किला बनाया गया था, यानी कि युक्त थे किलों से ये जो नगर था। और उस किले के बाहर एक गहरी परिखा बनाई जाती थी। गहरी परिखा क्या है, इसमें आइए देखते हैं। किले या किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था। सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ से एक तरह से प्राचीर कहिए, बाउंड्री कहिए, मोटा, जिसे हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से बनाते थे, और बाउंड्री या प्राचीर कहिए, उसके बाहर गहरी गड्ढा खोद दिया जाता था चारों तरफ से, उसमें पानी भर दिया जाता था ताकि बाहर से कोई भी दुश्मन अंदर ना आ सके। और यहाँ पे जो किला प्राचीर था, उसका जो मुख्य द्वार था, गेट, जो मेन गेट था, उसमें जानबूझकर उसको सकरा यानी कि कम चौड़ा बनाया जाता था, ताकि वहाँ के जो गार्ड कह सकते हैं, गार्ड जो थे, जिसे हम लोग प्रहरी कहते हैं हिंदी में, वो लोग आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख सकें और वहाँ से जो भी वस्तुएं बाहर जाएं या अंदर आए तो उस पर नियंत्रण रख सके प्रहरियों का। इस उद्देश्य से किले के जो द्वार है उसको कम सकरे बनाए जाते थे। और ये एक आश्चर्य की बात इसमें बता रहा है कि आधुनिक जो नगर है वो वस्तुतः 2500 वर्ष प्राचीन है, यानी कि जो उस समय का नगर था महाजनपद का, वही नगर आज तक चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं, यानी कि प्रारंभिक जो लोकतंत्र का परंपरा था वो क्या था, वो महाजनपद से ही शुरू हुआ था। उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था। इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। स्मरण कीजिए, भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में बताया गया है कि ये शब्द सभा एवं समिति सर्वप्रथम वेदों में मिलते हैं, जो प्राचीन भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठजन होते थे। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह स्वेच्छाचारी शासन करे। एक सदाचारी राजा वह माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों तथा सभापति या सभा समिति से परामर्श लेकर निर्णय ले। कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि राजा अयोग्य होता तो सभा द्वारा उसे पदच्युत भी किया जा सकता था। यद्यपि ऐसे उल्लेख महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ कोई विधि सम्मत परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ बताया गया था कि जब जनपद काल जब जनपद थे, जिसे हम लोग कुल या वंश कहते हैं, वहाँ पे एक सभा थी, सभा या परिषद कहते हैं, जिसे हम सभा या परिषद थी, जिसे हम लोग सभा या समिति कहते हैं या कहा जाता था। इस परिषद में कुल जो होता था, वंश होता था, उससे संबंधित जो भी विषय होती थी, जो भी समस्याएं होती थी, उस पर विचार विमर्श किया जाता था। यहाँ पे कह रहा है कि स्मरण कीजिए, भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें, हम लोग 6ठी क्लास में जो बुक पढ़ी थी इतिहास की, उस अध्याय में बताया गया था कि जो सभा शब्द है वो या तो समिति शब्द है, वो सर्वप्रथम सबसे पहले वेद जो साहित्य थे उसमें, या तो प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेद, उसमें मिलते हैं। यानी कि सभा और समिति का जो शब्द है ये सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ जो वेद हैं उसमें मिलते हैं। इस बात को यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे एक संभावना बताया गया है कि सभा का जो अधिकांश सदस्य होगा वो कुल जो होगा या उस जनपद का जो वरिष्ठ लोग होंगे, वरिष्ठ जन होंगे, वो होते होंगे। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह स्वेच्छाचारी से शासन करे।
और राजा से वो लोग अपेक्षा नहीं करते थे कि वो अपनी इच्छा से शासन करे। और उस समय एक सदाचारी अच्छा राजा उसे माना जाता था जो मंत्री वहाँ के थे, वहाँ के जो प्रशासक थे, वहाँ के सभा समिति के जो लोग थे, उससे जो परामर्श लेके निर्णय लेता था, उसे सदाचारी राजा या तो अच्छा राजा लोग मानते थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि कोई राजा अयोग्य होता था, कुछ ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी राजा अगर अयोग्य पाया जाता था तो वहाँ की जो सभा थी उसे पद से पदच्युत कर देते थे, यानी कि उसको बर्खास्त कर दिया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन ये उल्लेख, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये विधि सम्मत कोई परंपरा थी, और इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय कोई विधि सम्मत या ऐसा कोई नियम था जिसके अनुसार ये किया जाता था, क्योंकि इसका उस कालखंड का, उस समय का कोई इस तरह का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस तरह का कोई नियम था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो राजा अयोग्य होता था कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगह में, तो वहाँ पे लोग उसे सभा के द्वारा पदच्युत किया भी जा सकता था। अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्रियों तथा वरिष्ठ जनों की सभा या समिति का समर्थन प्राप्त होता था। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, अर्थात वर्तमान राजा साधारणतः पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होता था। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे कर राजस्व संग्रहण करना, शासन विधि व्यवस्था बनाए रखना, राजधानी में सुदृढ़ प्राचीरें, दुर्ग और परिखाएं बनवाना तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु सैन्य बल का संचालन करना। यहाँ पे कहा गया कि जो राजनीतिक प्रणाली थी बहुत जगह महाजनपदों में, वो शासन प्रणाली किस प्रकार थी? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में क्या होता है? राजा सर्वोपरि होता है और उसके समर्थन में जितने भी मंत्री होते हैं वो हमेशा उसके समर्थन में रहते हैं। वंशानुगत भी होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था थी। और राजा का जो प्रमुख काम था, उत्तरदायित्व था, वो था टैक्स को वसूल करना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना, राजधानी में किले बनाना, परिखाएं बनाना तथा सैन्य व्यवस्था को चलाना। ये सारी राजा का जो होता उत्तरदायित्व होता था। परिस्थिति के अनुसार सीमावर्ती राज्यों में युद्ध करना, और युद्ध करना भी राजा का एक उत्तरदायित्व होता था। मगध जो वर्तमान बिहार में स्थित था, कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग तथा अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग, ये सब उस काल के शक्तिशाली महाजनपद थे। और उस समय के जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर महाजनपद थे वो कौन थे? वो मगध था, जो अभी वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है। कौशल जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और अवंती जो वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ये जो महाजनपद थे, मगध, कौशल और अवंती, ये उस समय के सबसे ताकतवर और सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपदों में से एक थे। हालांकि दो महाजनपदों वज्जी, वृज्जी एवं उसके सीमावर्ती राज्य मल्ल की शासन पद्धति भिन्न थी। इन महाजनपदों में सभा या समिति को अधिक शक्तियां प्राप्त थीं। यहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं आवश्यकता अनुसार मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि इन महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा या समिति द्वारा किया जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि महाजनपद राजतंत्र नहीं बल्कि गण या संघ के रूप में कार्य करते थे। इसकी शासन प्रणाली को गणतांत्रिक प्रणाली कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें सभा के सदस्य ही राजा का चयन करते थे तथा प्रमुख निर्णयों का निर्धारण करते थे। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों वज्जी और मल्ल को प्रायः प्रारंभिक गणराज्य कहा है, क्योंकि ये विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक थी। लेकिन इन 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद भी थे जहाँ पे राजतंत्र का व्यवस्था नहीं था, बल्कि यहाँ पे गणतंत्र की व्यवस्था थी। और वो था वज्जी, जिसे हम लोग वृज्जी भी कहते हैं, और उसके सीमावर्ती क्षेत्र जो समीपवर्ती जो एक राज्य था मल्ल। और वहाँ के शासन जो पद्धति था वो अनेक महाजनपदों से भिन्न था। इस महाजनपद में जो सभा और समिति थी उसको सारे अधिकार प्राप्त थे, और यहाँ की सभा और समिति इसको यहाँ तक ही भी अधिकार प्राप्त
प्राप्त थे कि ये लोग राजा को मतदान के बाद ही चुनते थे, यानी कि ये वंशानुगत राजा नहीं बनते थे। यहाँ के जो राजा थे इसे सभा और समिति द्वारा ही चुना जाता था, और अगर महत्वपूर्ण कोई विषय होता था तो उस पर निर्णय लिया जाता था इस सभा और समिति जो आपस में मतदान करके कोई निर्णय लेते थे। यहाँ पे राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र था, और इस गणतांत्रिक प्रणाली कहा जाता था। और पूरे सबसे प्रारंभिक जो गणतंत्र या गणराज्य कहा गया वो इसी क्षेत्र को, इसी महाजनपदों को कहा गया। विद्वानों ने, क्योंकि ये विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्र प्रणाली में से एक थे, और विश्व की सबसे बड़ी, सबसे प्रथम जो गणतांत्रिक प्रणाली जो कहा गया उसमें से एक यही वज्र और मल के क्षेत्र में जो गणतंत्र प्रणाली और जो व्यवस्था थी इसको कहा गया शासन पद्धति को। क्योंकि यहाँ के सभा के लोग ही जो थे वो राजा का चयन करते थे, और प्रमुख विषयों पर, समस्याओं पर जो निर्णय लेते थे वो वहाँ के सभा, राजा नहीं बल्कि वहाँ के सभा आपस में मतदान करके निर्णय लेते थे, और इसीलिए इसे गणतांत्रिक प्रणाली कहा गया। और विश्व का सबसे पहला गणतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था इसी राज्य में थी, इसी महाजनपद में थी, और इसीलिए इस महाजनपद को सबसे पहला गणराज्य कहा गया है। यानी कि गणराज्य मतलब वैसा क्षेत्र, वैसा राज्य जिसमें गणतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था हो। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगला क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।